देखिए आज का एजेंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कौन से वर्ड को कैसे यूज करना चाहिए। डू एंड डू नॉट। आज मैं 3-4 स्लाइड पे ट्रेवल करूंगा थ्रू दिस वन। स्लाइड पहले मैं ये दिखा दूं। एक तो ये आईएमएस वाला पार्ट है। उसके बाद थोड़ी देर में ट्रेवल करूंगा हैंडबुक पे, जो कंसर्न है योर एग्जाम के लिए और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए। उसके बाद मैं ये लीडिंग केसेस के इस पेज को फोकस करूंगा जो हमने डेवलप किया था और आप लोगों के पास है ये सारा पेपर, ये सारा पेज। और अजय जी ने ग्रुप पे भी, गूगल ड्राइव पे भी डाल रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में है। और इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया हमने, क्योंकि ये केस इससे रिलेटेड है, ये केस इससे रिलेटेड है। और यहाँ पर ये जो लीगल टर्म यूज किया है ना हमने, इसको मैं फोकस करूंगा। सिर्फ इस पार्ट को, इस जजमेंट को कैसे और किस पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल डेवलप हो रहा है और कौन-कौन से वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दैट इज द लीगल टर्म यूज हो रहा है। और उसके बाद फोकस करूंगा मैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे, डू एंड डू नॉट, डीएनडी एंड डीएमडी। डीएनडी एंड डीएमडी करके एक फाइल है जो अजय जी ने गूगल ड्राइव पे डाल रखा है। डीएनडी मीन्स डू नॉट डू, एंड डीएमडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है must do during the exam. So these are the exam centric, and ultimately पहले मैं इसी ग्रुप से शुरू करता हूँ। यदि मैं सेंटेंस की बात करूं, which is the part of a written communication in the legal world from lawyer to the court. Court means complete court. फिर यहाँ कोर्ट वर्ड का मैं एग्जॉस्टिव मीनिंग आपके को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो हमने डिस्कस किया। कोर्ट का मतलब ये है कि कलेक्टिव बॉडी, जिसके अंदर अपोजिशन भी आते हैं, क्लाइंट भी आते हैं, रजिस्ट्री भी आती है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज भी आते हैं। दिस इज द कोर्ट। जब आप कोई भी वर्ड, दिस इज मतलब आज के डेट का जो पार्ट है ना, वो है सेंटर्ड टू कम्युनिकेशन स्किल, स्पेशली द रिटन कम्युनिकेशन। बेसिकली कोर एंड सेंट्रल पॉइंट पर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेट जो हम करना चाहते हैं, क्या वो कम्युनिकेट हो रहा है? और यदि ये हो रहा है तो एग्जैक्टली सेम चीज मैसेज वहां पर पास हो रहा है। कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, अजय जी अच्छी तरीके से इस चीज को समझेंगे, इंजीनियरिंग में ये पढ़ाई जाती है कि कम्युनिकेशन के लिए दो चीज मैंडेट है। एक तो एक चैनल होना चाहिए और उसके अंदर बाइंड अप करके मैसेज पास किया जाता है। दो एंड होता है, एक एंड से मैसेज जनरेट होता है और दूसरे एंड से मैसेज रिसीव होता है। जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल में एक सिग्नल हमेशा चलता रहता है, आपका एक सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 24/7 रिलीज होता रहता है। उसके साथ एक मोबाइल से एक सर्टेन मैसेज रिलीज होता है, जो दूसरे एंड पे उसको वो रिसीव कर लिया जाता है। हमारे फील्ड में एडवोकेट बाय द वे ऑफ ड्राफ्टिंग एक सर्टेन मैसेज कंटिन्यू करते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम टू द कोर्ट, और कोर्ट उसको पढ़ के समझ लेता है कि हाँ, यस इट इज द प्रॉब्लम। अब इमेजिन कीजिए कि आप मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट यदि नहीं कर पा रहे हैं,
तब क्या होगा? आइदर बाय वे ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और बाय वे ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट जो हम लोगों को यहाँ पर मेडिसिन में भी सिखाया गया था, तीसरा पार्ट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? सर्टेन मैसेज इज देयर जहाँ पर कोई ना रिटन है, ना ओरल कम्युनिकेशन है, बट स्टिल मैसेज पास करता है। और उसके लिए एक कहानी सुनाई गई थी, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बड़ा प्यारा कहानी। कहानी ये है कि एक तोता होता था और तोता का एक छोटा-सा बच्चा था और दोनों जंगल में हैपीली रहते थे। तो राजा गया जंगल शिकार करने के लिए, जो पहले जाया करते थे, और उन्होंने देखा तोते के बच्चे को। तोता का बच्चा उनको बहुत प्यारा लगा और उसको पकड़ कर के ले आए। जब लाने लगे तो तोता ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको छोड़ दो, इसको रहने दो। बहुत रिक्वेस्ट किया कि मत ले जाओ, लेकिन राजा बोला कि नहीं, इसको मैं बड़े प्यार से रखूँगा और पूरे शान-ओ-शौकत से रखूँगा इसको, कोई मैंने परेशान नहीं करूँगा, और उसको लेकर के आया। और लाने के बाद उसको एक बड़ा-सा सोने के पिंजरे में रखा। रखने के बाद और उसको खूब, मतलब जितनी भी खातिर हो सकती थी, जितनी भी सुविधा दी जा सकती थी, उस तोते को दिया जाता था। फिर भी तोता खुश नहीं था, परिवार से अलग था और केज में बंद था। तोता बहुत परेशान। और एक दिन क्या हुआ कि वो तोता धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगा और बीमार पड़ गया। राजा राजा बहुत खुश था कि भई तोते की बहुत अच्छी केयर हो रही है। 1 साल के बाद राजा फिर से जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद फिर से वो उस तोते के गार्डियन से मिला, मदर से, और तोते को बताया कि तुम्हारा तोता तो बहुत खुश है, ये है, वो है, वो है, वो है। लेकिन वो बीमार रहता है। ये सुनते ही तोता ऊपर डाली से गिरा, मतलब बेहोश होकर के नीचे गिर गया। राजा को भी बड़ा अटपटा-सा लगा, बट फिर भी जब वो वापस आया, तोते के बच्चे को कहानी सुनाई कि आज मैं जंगल गया था और जंगल में तुम्हारी माँ से मिला। वो कहानी सुनते हुए तोते के बच्चे ने पूछा कि कैसी है मेरी माँ, ये वो जो भी फॉर्मल चीज़ है। तो उसने बताया कि मैंने जब तुम्हारी कहानी सुनाई कि तुम बीमार रहते हो, तो वो फट से गिर कर के बेहोश हो गई। ये सुनते ही ये तोता भी उसमें बेहोश हो गया, केज में ही बेहोश हो गया। तब राजा बोला कि अब क्या करें यार, ये तो मर गया, तो इसको एक काम करो, इज़्ज़त से निकाल करके थोड़ा-सा धूप-वूप में रखो। तब उसको उठा करके बाहर रखा और जैसे ही उसको रखा तोता उड़ गया और वापस जंगल में। एंड कहानी खत्म। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, कम्युनिकेशन और मैसेज कैसे कम्युनिकेट हुआ वो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे ही माँ को पता चला कि बेटा बीमार रहता है, तो उसने एक टेक्नीक कम्युनिकेट किया अपने बेटे को कि कहानी सुनते ही तुम बेहोश हो जाओ। अब बेहोश होते ही वो बाहर रखेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो और आ जाओ। एंड सेम थिंग वाज़ हैपेंड। सो ये कहानी कहानी ये जो है ना, मैं हमेशा एक बात को रिपीट करता हूँ, यदि कोई भी स्टोरी हम सुनते हैं या बच्चों को सुनाते हैं या इतिहास के किसी इवेंट को जब हम स्कैन करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं। We are finding certain message into them, that is called the moral of the story. In the law also, जब हम लोग कुछ जजमेंट पढ़ते हैं तो मोरल ऑफ द स्टोरी फाइंड आउट करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और जहां मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं है,
वो लिटरली गॉसिप और एंटरटेनमेंट हो जाता है। यदि आप मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं निकालते हैं तो बस आप समझ लीजिए कि यू आर नॉट सीरियस। एक कहानी सुना, इधर से सुना उधर से निकला, वो वाली बात हो जाती है। इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स। So ultimately point is this: every story or event must have certain message. That is the moral of the story. और वो मैसेज कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कहीं किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ करके वहां से निकाल लेते हैं। कई बार तोते की तरह आप दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ये मैसेज मेरे लिए था, मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। सो कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि तोते की माँ ने जो मैसेज पास किया, उस तोते ने एग्जैक्टली पिकअप किया और वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया। और इस पूरे कम्युनिकेशन में जो चैनल था वो था राजा, क्योंकि ये सारा कम्युनिकेशन राजा के थ्रू एक्सचेंज हुआ था। और जो एग्जैक्टली मैसेज दिया गया था वही एग्जैक्टली मैसेज रिसीव हुआ, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाया। इन आवर केस जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं टू द कोर्ट, वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, और रिटन कम्युनिकेशन की बात हम स्पेशली कहें, जैसे कोर्ट में आप बॉडी लैंग्वेज करें, कभी किताब पटक दें, कभी फाइल पैर पे पैर चढ़ा के रख लें, दीज आर द एनोइंग एटीट्यूड टू द कोर्ट। ये एक मैसेज कम्युनिकेट करता है। आप अलर्ट बैठेंगे, वो भी एक मैसेज कम्युनिकेट होता है टू द कोर्ट। और कोर्ट जो बोलती है वो सिर्फ सामने वाले आर्गुइंग लॉयर नहीं, पूरा कोर्ट सुनता है, और पूरे कोर्ट के लिए एक मैसेज है या पूरे देश के लिए एक मैसेज। अभी हमारे यहाँ एक मैटर में एक कोर्ट ने एक नोटरी के अगेंस्ट एक्शन लिया है, कुछ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अगेंस्ट और अदरवाइज। इसमें पूरी की पूरी कहानी उस केस तक सेंट्रल नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, फोकस नहीं है। एक कंप्लीट मैसेज गया है अक्रॉस द कंट्री among all the notaries, isn't it? अजय जी, है ना? तो एक मैसेज कम्युनिकेशन का एक अलग मोड है जिसको हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली देखते हैं, और इन अनदर वर्ड कहें तो अंडरलाइंग है ये, जो रियलाइज करते हैं। नाउ अब मैं फोकस करूंगा रिटन कम्युनिकेशन पे। एग्जैक्टली रिटन कम्युनिकेशन के अंदर कुछ वर्ड या सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, और सेंटेंस का मतलब क्लियर है, which passes complete sense, that is called sentence. If there's something is incomplete, sentence is not complete, it's a phrase. वो सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्रेज हो जाएगा। क्लियर एंड सिंपल डिफरेंस। जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू द वर्ड एग्जैक्टली सामने वाले तक जाए। इस केस में यदि कंप्लीट सेंटेंस भी है तो उस सेंटेंस के कई तरीके के क्वालिटी हैं, जिसको आप कह सकते हैं कंप्लीट एंड टाइट सेंटेंस, मतलब कंप्लीट मैसेज उसमें है। देयर इज सर्टेन स्कोप कि उसके अंदर आप छोड़ दें कि लोग सोचे कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, वैसा। मैं अब ये रीड आउट करता हूँ, आप इन सारे डिस्कशन के लाइट में इसको आप रीड कीजिएगा और वो जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। और उस तरीके से यदि हम एग्जामिनेशन में लिखें तो एग्जामिनर तक क्या मैसेज जाएगा, और यदि एग्जैक्टली आप जो लिख रहे हैं वो मैसेज एग्जामिनर तक चला गया या जज तक चला गया, देन यू आर डन। अदरवाइज यू हैव टू डू अ स्ट्रगल इन द कोर्ट। आपको बोल करके फिर वापस वहां क्लेरिफाई करना पड़ेगा। चेक करते हैं। 4 तारीख का जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन को समराइज किया है, एंड दैट इज द मोरल।
The study in this IMS group so far, September this, has converted the core ingredients and underlying jurisprudential principle of jurisprudence. See, in general facet of Supreme Court jurisdiction, touching its extraordinary, original, appellate, and inherent jurisdiction. What the census come out with this sentence? Just think. The study, अब मैं एग्जामिन कर रहा हूं, द स्टडी वर्ड नहीं होना चाहिए था, डिस्कशन शब्द होना चाहिए था. So the discussion in this Suki study is not the irrelevant word. Here the word is discussion. In this IMS group, और यहाँ so far के बाद ग्रुप के बाद कॉमा होना चाहिए. So far has covered the core ingredients and underlying jurisprudential principle of jurisdiction. Of jurisdiction नहीं है. ये जो कोर इंग्रेडिएंट जो है ये सिर्फ जुरिडिक्शन के लिए, जुरिडिक्शनल एनालिसिस के लिए, और अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं या अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं या अंडरलाइन इंटेंशन होंगे. सो अंडरलाइंग स्टफ, this is not only confined to extraordinary appellate or inherent jurisdiction, ये कंप्लीट कन्फाइन है थ्रू आउट आवर प्रोफेशनल लाइफ. सो कुल मिलाकर के इसको यदि हम ये कहें, इसी लाइन को मैं इंप्रूव करके यदि मैं लिखूं और ये कहूं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर इंग्रेडिएंट्स of the provision of law and its underlying ingredients and the understanding of the underlying ingredients. That's it. कुल मिलाकर के the discussion in the IMS group was focused on the development of the understanding of core ingredients as well as underlying principle therein in any provision of law. Murari ji, am I correct? वेरी राइट सर. आपने इतना बिजी होने के बाद इतना टाइम निकाल के इतना गाइड कर रहे, इतना यू आर सो प्री ऑक्युपाइड, फिर भी आपने इसके लिए हमें ये समय दिया. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुरारी जी, अभी मैं अगला लाइन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. डोंट टेक इट अदरवाइज. अभी अपने प्रोफेसर की बात भी कही कि जिन्होंने मुझे सिखाया है कि पहले तारीफ करो उसके बाद उसको इम्प्रूव करो. द क्वेश्चन इज, इतने वर्ड्स आपने डेडिकेट किए, उसको यदि इस तरीके से डेडिकेट करेंगे जो एग्जैक्टली दो आदमी हो ही नहीं सकता. यू नीड टू कन्विंस एंड डेवलप इट. दिस इज द वेरी नेक्स्ट लेवल. आई फुली एग्री सर. तो वहां पर जो है ना, कम वर्ड में क्लैरिटी के साथ मैक्सिमम मैसेज आप कम्युनिकेट करते हैं, राइट. और वो कम्युनिकेशन का जो रेंज और स्कोप है, जिसमें अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वो बहुत सारे शब्द थे, स्कोप थे, लिमिट था. सो उसी टोन में आपको बात करना की आदत डेवलप करनी पड़ेगी. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज फॉर द इंटायर ग्रुप. यस And सर. I'm damn sure whoever is not did this exercise, they will not understand what I'm saying. This is
मतलब उसके बाद का ये स्टेज है, वो रियलाइज करने के लिए उसके बाद का स्टेज है। और जब उस तरह से लिखेंगे तब ये हालत हो या ये चीज यहाँ पर पहुंचेगा। जब हम इस स्लाइड पे आते हैं तो तब आपको पता चलेगा 10 आउट ऑफ 7 क्यों मिलना चाहिए और 10 आउट ऑफ 10 क्यों मिलना चाहिए। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 लोगों ने लिखा, किसी को 6 मिला, किसी को 7 मिला, किसी को 8 मिला, किसी को 9 मिला, किसी को 10 मिला। 10 पे 10 क्यों मिला? यानी यदि आप हिट करते हैं एरो को तो बिल्कुल डॉट पे लगता है या इस रेंज में आता है या इस रेंज में आता है या इस रेंज में आता है। मतलब इस सेंटर से कितना दूर और कितना क्लोज आप जा रहे हैं, ये चीज रिफ्लेक्ट करता है थ्रू आर कॉपी और रिटन कम्युनिकेशन। Very right, Written sir. written communication में the selection of word, simplicity and clarity, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, selection of word, simplicity and clarity having matters। जहां आप श्योर हैं बिल्कुल लिखिए, जहां आप श्योर नहीं आप स्कोप छोड़ दीजिए। राइट। और 2-3 चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैंने फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एवरीवन विल थिंक ऑन इट। सो ये जो हमने डिस्कस किया है 2 वर्ड, इसमें जो सेंट्रल पार्ट है, ये फर्स्ट सेंटेंस में सेंट्रल पार्ट है, वो पार्ट है 4 इंग्रेडिएंट्स। और दूसरा सेंट्रल पार्ट है अंडरलाइंग प्रिंसिपल। अंडरलाइंग जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल कहना ठीक नहीं होगा, सिंपल इट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जुरिडिक्शन। तो कन्फाइंड पार्ट है ना, ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ कहें तो उसके अंदर क्या क्या आएगा। प्रोविजन ऑफ लॉ यदि हम कहते हैं, ये वर्ड यदि करते हैं तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, स्टैट्यूट्स भी आ जाता है, या फिर हम कहें कि इन ब्रॉडर सेंस प्रोविजन ऑफ लॉ। और यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहें तो दिस इज कन्फाइंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। यदि हम किसी स्टैट्यूट्स का नाम दे तो वो वही कन्फाइन हो जाएगा। या एक लाइन हम लिख लें परवर्स तो सिर्फ परवर्स तक हम कन्फाइन रहेगा। तो हमने इसको जुरिडिक्शन तक ही कन्फाइन किया है। However, this is applicable not only for the jurisdiction या provision of law, even thought process, even message passing में भी एक स्टोरी में भी आपको अंडरलाइन प्रिंसिपल है, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। और ना ही ये सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन को कवर करता है और टच करता है। एक्सपेंडेड, टचिंग वर्ड इज क्लियर बट एक्सपेंड एक्सप्लेनिंग, टचिंग मींस व्हाट, इट्स नॉट कंप्लीट, समवेयर टच एंड एस्केप। एक पार्ट, दूसरा पार्ट हम थोड़ा सा और हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। हाउएवर यहाँ आइए, कोर स्किल्स एसेंशियल फॉर गुड एडवोकेसी, टूल एंड इक्विपमेंट्स। ये जो वर्ड है ना, इक्विपमेंट्स एंड टूल, ये लीगल वर्ड का नहीं है, ये इंजीनियरिंग वर्ड है जो मैं यूज करता हूँ। और लॉ में इसको टूल्स नहीं, इसको प्रिंसिपल्स कहते हैं, जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल्स, या आप ये कहेंगे, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन कहेंगे, लीगल मैगजीन कह लेंगे, बट द सेम सेंस रोल वही है। बट which are we are using repetitively and for the purpose of understanding local language और understanding language हम ग्रुप में फ्लोट करते हैं, उसको कल्चर में मान दिया। आपने लैंप्स को एक्सपेंड किया था सर, लैंप्स कैन बी यूज्ड हियर। हाँ हाँ,
तो वो चीज है। और दूसरा पार्ट यहाँ पर ये है, जैसे आप ये देखिए, ये लाइन बिल्कुल टाइट इन्होंने लिखा है, वेयर टू लुक फॉर रीजनिंग, क्लियर क्वेश्चन। Reasoning is vital part of every judgment, decision, order of any court, judicial authority, and executive or legislative decision or action. इसको मैं थोड़ा सा मैंने of every organ of state, action of every organ of state, इसी चीज को मैं थोड़ा और कंफाइन करूं, खास करके ये सेंटेंस को। रीजनिंग इज द वाइटल पार्ट, दैट इज करेक्ट। लॉ में यूज करते हैं इनएलिनिएबल पार्ट, इंग्रेडिएंट, इनएलिनिएबल मतलब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। नेसेसरी और मैंडेटरी एक स्पेसिफिक वर्ड है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली जजमेंट में आपको दिखेगा, बट वाइटल पार्ट इटसेल्फ मोस्ट थिंग्स। बट बहुत लोगों को ये समझ में आता है, सिंपल वर्ड यदि मैं कहूं तो वाइटल पार्ट को मैं ये रिप्लेस करूंगा नेसेसरी पार्ट। सबको समझ में आता है, मैं सिंपल वर्ड के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेसेसरी पार्ट, ठीक है। सो नेसेसरी वाइटल पार्ट ऑफ एवरी, वाइटल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैं वर्ड ऐड करूं, उसके बाद फुल स्टॉप दूं, उसके बाद लिखूं फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन ऑफ जजमेंट डिसीजन, जजमेंट ऑफ कोर्ट, जजमेंट और डिसीजन ऑफ कोर्ट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, और जुडिशियल अथॉरिटी। उसके बाद जुडिशियल को अलग करके एग्जीक्यूटिव के लिए एक अलग सेंटेंस दो एग्जांपल में, एन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजन, आइदर इट मे बी एग्जीक्यूटिव डिसीजन। उसको आप एलिबरेट कर सकते हैं फर्दर। पहला क्या है ना, पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, इट इज अ वाइटल पार्ट फॉर होम। तो वो एक कंप्लीट एलोबरेट हो जाता है। सिंपली दिमाग में, मैंने अभी क्या है कि दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो उसको उस टर्म, इसमें मैं कोई वर्ड में चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसके पैटर्न को एलोबरेट करने के लिए कह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सेट किया, पहले क्वेश्चन रेज किया, वेयर टू लुक फॉर द रीजनिंग इन द एवरी एक्ट ऑफ स्टेट ऑर्गन्स, दैट इज जुडिशियल एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्ट एंड लेजिस्लेटिव एक्ट और अदरवाइज, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ बचता है। द आंसर इज यस, हर एक के लाइफ में बचता है रीजनिंग, हर डिसीजन को वो फॉलो करता है। तो उसका जो स्कोप है ना, बहुत ब्रॉड है, कहाँ कहाँ घुसा हुआ, बिल्कुल कोरोना वायरस टाइप से हर आत्मा में समाया हुआ। कोरोना वायरस और ईश्वर दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है, जो मुझे लगता है, क्योंकि ईश्वर के बारे में कहा जाता है ईश्वर हर जगह प्रेजेंट। Kindly repeat, sir. Sir, kindly repeat it. मैं थोड़ा कंपैरिजन मेरे दिमाग में आ Yes. रहा था, कोविड एंड द डेविल दिस कोविड वायरस। तो ईश्वर भगवान इज अवेलेबल कहाँ, कण कण में भगवान निवास करते, जिधर देखो हर प्राणी में है, हर आत्मा में है। वही चीज हम लोग कहते थे कोविड के बारे में, ये कहाँ है, दिस डेविल इज आल्सो अवेलेबल एवरीवेयर, omnipresent. व्हाट इज गॉड, नो वन नोज एग्जैक्टली। Similarly, what is COVID? Till the date, no one knows exactly. God, एक डिफरेंसेस भी है, वो डिफरेंसेस बहुत क्लियर है। गॉड जो है ना ब्लेस करता है, जस्टिफाई करता है, और कोविड पनिश करता है चुन चुन के। दैट्स व्हाई दिस इज अ डेविल। कर्स है, कर्स। सर मैं कर्स नहीं, ये मैसेज आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेट करके कि हाउ आई एम क्रिएटिंग सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। यस सर। And how
all of you are understand very clearly. आप ग्रुप में हर एक दूसरे से ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? Because everyone in their life they realize the two basic ingredient which is the God and COVID, है ना? मौत के तांडव को हर किसी ने देखा है, जो हर तीसरे दिन नजर आ रहा था कि ये एक्सपायर कर गए, वो एक्सपायर कर गए, इतने लोग पिटे, इतने लोग उधर आए। दिस इज द लाइव एक्सपीरियंस। नो वन सेज कि मुझे ये नहीं मालूम। द फैक्ट इज दिस, everyone knows about these two things, but now the question is express what is the similarity and what are the differences. The similarity in top two and top two differences दोनों मैंने क्रिएट कर दिया आपको। और हाँ, एक लॉजिक में यदि मैं ये कहूं कि हर एक चीज के बेस्ट पार्ट भी होते हैं, वर्स्ट पार्ट भी होते हैं, तो अगला क्वेश्चन यदि मैं पुट करूं कि कोविड के बेस्ट पार्ट क्या थे एंड वर्स्ट पार्ट क्या थे, दो दो पॉइंट डेवलप कीजिए। सो एक डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की कैसे इसको लिखना होगा ये देखिए। जानते हैं हम सब कुछ हैं, ऑप्टिमल कम्युनिकेशन विद इन अ पर्टिकुलर वर्ड। और जब टाइम तलवार सर पे लटक रहा हो, जैसे एग्जामिनेशन में 3 घंटे के बाद वो क्वेश्चन रिडंडेंट है, सारा एफर्ट्स रिडंडेंट है, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको 4 घंटा मिला है। सो द थिंग इज दिस कि जिस स्कोप की बात, मैं दूसरी तरफ से टर्न ले रहा हूँ, टर्न ये ले रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड का स्कोप, लिमिट, एम्बिट, ये सारा कुछ ढूंढते हैं, सेम चीज आप अपने सेंटेंस में ढूंढना शुरू कर लीजिए। सर्टेनली आपका राइटिंग स्लो हो जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद, मैंने एक पीरियड के बाद या 1 महीने के थोड़े प्रैक्टिस के बाद आपको खुद लगेगा कि हम भी उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें। लीगल लैंग्वेज अलग है, इवन जजेस के लैंग्वेज को आप देखें कि एक पैराग्राफ में फैक्ट को वो लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, सारे जजमेंट देखिए, अभी हम लोग बहुत सारे जजमेंट को ट्रेवल करेंगे। फैक्ट ऑफ द केस, बिल्कुल रिलेवेंट फैक्ट, नॉट कंप्लीट फैक्ट, which is required to decide for the case, and immediately next, मैंने फर्स्ट 3 पैरा में मोस्ट ऑफ द जजमेंट में आप देखेंगे कि फैक्ट एस्टेब्लिश्ड है और इश्यूज पे वो लैंड अप करेगा। कोर्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट गए, प्लीडिंग गए, ये गए, वो गए, वो गए, लेकिन जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट या निकाला और उसके बाद वो इश्यूज के एनालिसिस पे एंटर कर जाते हैं। नाउ दिस इज द इश्यूज बिफोर अस एंड वी विल एंटर इनटू। सो दिस एटीट्यूड एंड हैबिट, अनलेस अंटिल यदि मेरे ब्रेन में नहीं होगा, देन वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। वो मैसेज कम्युनिकेशन एरोनियस और इनकम्प्लीट होगा, नॉट एरोनियस बट इम्प्रॉपर कहना सही होगा, इनकम्प्लीट होगा। और मैं ये सेशन पूरी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं फॉर द पर्पस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि इस तरीके से मैंने किसी सेशन में हिम्मत नहीं की है इंटर करने की, और ये हिम्मत इसीलिए की है क्योंकि इसमें बेस्ट एफर्ट्स मुरारी जी का है। क्योंकि ये चीज लोग मुझे दिखाते हैं तब जब पास हो जाते, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद कॉपी निकाली और उस कॉपी को लेकर के आते, सर अब बताइए कि क्या प्रॉब्लम, और उसमें करेक्शन का इफेक्ट बस अगले 1 साल तक होगा। अगले 1 साल मतलब क्या, फिर आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद 9 महीना वेट करेंगे फॉर व्हाट, रिजल्ट।
एक लाइफ को जन्म होने में स्टैंडर्ड टाइम क्या है? गॉड ने जो सेट कर रखा है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, मैंने वर्ड यूज किया फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। अब समझ लीजिए कि मैं कितना टाइटली ये सेंटेंस को बोल रहा हूँ। यदि मैं ह्यूमन बीइंग्स छोड़ दूं, किसी और स्पीसीज को ले लूं, तो उनकी लाइफ डिफरेंट है। फॉर द ह्यूमन बीइंग्स इज द 9 मंथ, और AOR एग्जाम होते हैं मई या जून में, और रिजल्ट आती है फरवरी में यूजुअली। तो 9 महीने का टाइम यहाँ भी लग ही जाता है रिजल्ट में। यस सर। ऑल्सो द सिंक्रोनाइजेशन फॉर दैट, और तभी एक वेल मैच्योर आउटकम आता है। वंडरफुल कंपैरिजन सर। कि मैं एक चीज हमेशा आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप देखेंगे ना, दो एंटिटी में डिफरेंसेस है ही नहीं। नेचुरल एक्टिविटी जो भी है ना, बिल्कुल नेचुरल है। अभी मैंने कोविड को, गॉड को और एग्जाम को, तीनों को कनेक्ट कर दिया, और एक ही चीज ने इंग्रेडिएंट मुझे दिखा कि वो भी कैसे कंपैरिजन और कैसे डिफरेंस करते हैं, क्या क्या है। So the way of thinking, the simple is the way of thinking, and not much about the thinking. Thinking तो सेकंड प्रोसेस है, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे। मैं अपने बेटे के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया था फर्स्ट डे, भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय, यहाँ KG मार्ग में, और उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था 3 शब्द। वो तीनों शब्द आपके साथ में रिपीट कर रहा हूँ, और उसी को लेकर के मैंने बोला कि दिस इज द बेस्ट स्कूल। और आज तक फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ था, लिसन। मतलब जो भी आपको बोला जाए आप सुनो केयरफुली। देन उसको दूसरे शब्दों में उसने लिखा था कि ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कीजिए प्रॉपरली। देन अंडरस्टैंड, एंड देन रिस्पॉन्ड। मुझे लगा कि पूरी जिंदगी लोग जी करके रिटायर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ऐसा हमने देखा है डिफरेंट स्पेक्ट्रम में, जो कि लोग इन्हीं सीक्वेंस को समझ नहीं पाते। और इन सीक्वेंस को यदि समझ लिया जाए, 3 स्टेप को, लिसन केयरफुली एंड प्रॉपरली, मैंने उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है। एंड देन एनालाइज इट, ऑब्जर्व इट। फर्स्ट वाज द ऑब्जर्वेशन, देन थिंकिंग इन योर माइंड, एंड आउटकम इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स। ये अलग बात है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, बट एवरीथिंग इज नॉट ऑन स्क्रीन, बट प्रोसेसिंग आर देयर, आउटकम इज ओनली व्हाट वी वांट। तो इस एंगल से यदि हम लोग देखें, मतलब अभी तक ये था कि हमने ये जनरेट किया था, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, यहाँ पर हमको केयरफुल रहना है, यहाँ पर हमको केयरफुल नहीं रहना है। बट ड्यूरिंग रिस्पॉन्डिंग, उसी, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप उन्हीं लोगों को वो वर्ड देने जा रहे हैं जहां से उस तरीके की चीजें क्रिएट होके आती है। आप जज के सामने वो शब्द लेकर के जाते हैं जिनके शब्द आपके सामने जजमेंट के फॉर्म में आते हैं। तो यू नीड टू सिंक्रोनाइज विद देम। हाँ, 3 लेवल के यदि मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो 1 लेवल इज द प्रोविजन ऑफ लॉ और स्टैट्यूट बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, एक कैटेगरी जो पार्लियामेंट से निकल करके आती है आफ्टर सो मेनी डिस्कशंस। आइडियली, कॉमा दे करके आइडियली मैं बाद में यूज कर रहा हूं। सो आइडियली वंस द मोमेंट आई यूज्ड, मैंने अपने आप को सेव कर लिया कि आइडियली ऐसा होता है। अब प्रैक्टिकली मैं चाहूं तो मुझे 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। डिबेट हुआ कि नहीं, सबने डिस्कशन किया कि नहीं, उसमें मैं नहीं एंटर करना चाह रहा हूँ। मैंने वंस द मोमेंट आई सेड आइडियली, देन आई क्लोज एवरीथिंग। अब उस पॉइंट पे मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। सो ये सारे टेक्निक्स है ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन और ड्यूरिंग द रिटन कम्युनिकेशन। So ideally,
एक कंपार्टमेंट है जहां स्टैट्यूट बुक्स प्रोविजन ऑफ लॉ है, जो कि पूरे देश में डिबेट होने के बाद वो निकल करके आता है। दिस इज वेल बैलेंस, वेल डिफाइंड। दूसरा है लिटिल बिट एलोबरेटेड, क्योंकि बहुत कुछ उसमें कंप्रेस नहीं किया जाता, वो बेसिकली पार्लियामेंट के हर एक वर्ड को कोर्ट इंटरप्रेट करती है। और इंटरप्रिटेशन के बाद यदि दूसरा लेयर यदि आप देखेंगे तो इट इज अ जजमेंट, judgments of the apex court, which is come out of under article 141 especially, or generally all the judgment of the high court and trial court and supreme court, or any. And third category, even the outcome of decision of the executives भी आप लिखेंगे क्वासी जुडिशियल फॉर्म में, यदि जो मतलब कई रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसका आउटकम आता है। लेकिन जब तीसरा फॉर्म देखेंगे जो और भी एलिबरेटेड है, that is the representation of the case, which is the drafting or representation going to the concerned authority, नहीं? यस सर। आपके कंट्रोल में है, तो आपको वो रिफाइन करते हुए जाना है ऊपर तक, और हर जगह उसको सिंक्रोनाइज करना है। तो आज का जो पॉइंट फोकस था, डिस्कशन फोकस था टिल द डेट, कि अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। ये ओवरनाइट नहीं होता है। यू नीड टू कन्विंस एंड थिंक विथ द पैरामीटर दैट कि आपने ये चीज ओपन तो नहीं है, ये चीज कहाँ यूज हुआ, कहाँ से हमने पिकअप किया। 2-3 वर्ड में थोड़ा सा और ये लूं कि जिस समय हम ये वर्ड यूज करते हैं, विच इज द फर्स्ट थिंग ऑफ लॉ। अब देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। अब ये जो ऑर्डर है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हाउ कैन वी से दैट दिस इज द फर्स्ट? समटाइम्स इट मे बी, देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग a law professional see in any judgment decision that may be questioned or challenged is the standard of reasoning. Of course, yes. लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ रीजनिंग से पहले उस जजमेंट के फैक्ट को आपको देखना पड़ेगा, फैक्ट से इश्यूज निकालना पड़ेगा सेकंड, देन आप आएंगे रीजनिंग पे, लॉ को देखना पड़ेगा थर्ड, फोर्थ, तब आप आएंगे रीजनिंग पे। तो मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ यहाँ पर है कि वी शुड नॉट राइट द फर्स्ट थिंग। और इसी चीज को यदि मैं टर्न करूं तो मेन थिंग, वन ऑफ द मेन थिंग, यदि मैं ये चेंज कर दूं, फर्स्ट को मेन में कन्वर्ट कर दूं, तब मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट एंड सिंक्रोनाइज हो जाता है। लेकिन इसी जगह पर यदि मैं फर्स्ट लिखूं तो ये ऑर्डर फिक्स करके पहला पॉइंट मैं पिक कर रहा हूं। Isn't it? यदि मान लीजिए कि दो आंसर गया आइडेंटिकली, दिस इज सेम लाइन है, एक में मेन लिखा हुआ है या वन ऑफ द मेन लिखा हुआ है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और एक में फर्स्ट लिखा हुआ है और एक में लास्ट लिखा हुआ है, और फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसमें से कितना नंबर अलॉट करें। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपके शब्द का सिलेक्शन आपके मार्क्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो डेवलप एन हैबिट टू रीड इट अगेन एंड थिंक इट ऑन इट। मतलब मैंने जो बोला, ऑब्जर्व, थिंक, जैसे अभी लिख रहा हूं मैं, तो लिखते समय मेरा माइंड बिल्कुल प्रिजुडिस है कि मुझे ये लिखना है और मेरे ही माइंड से निकला है, उसको मैं बंद कर दूंगा, और 5 दिन के बाद जब मैं उसको फिर से पढ़ूंगा तो मुझे ही मेरे में मैंने ये लगेगा, और फिर मैं सोचूंगा कि अरे ये तो उसी समय होना था, ये कैसे हुआ। सो ये एक करेक्शन प्रोसेस विल गो ऑन इन योर माइंड। मैंने बताया वो मेरा तरीका है। Everyone has their own individual way. The question is, do we aware on that point? If yes,
it would be improve, otherwise no. बहुत कम शब्दों में मैंने अभी बोला भी है ना, मैंने बहुत चीजों को कवर किया है। सो ये कॉन्शियसली हर समय, मतलब मैंने एक शब्द अपने लिए सेट किया था, ये था माइंड, माउथ एंड ये पेन सिंक्रोनाइजेशन। मतलब ये था कि जो मैं सोचूंगा वही चीज मैं बोलूंगा और वही चीज मैं लिखूंगा। It was confined for the purpose of examination only. It was confined to certain question which is coming from previous year examination. पिछले साल के क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सर्टेन आंसर आना चाहिए और बकवास नहीं आना चाहिए, क्योंकि बकवास यदि सोच लिया तो लिखने में कंफ्यूजन है कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। कुछ भी लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे हुए तो बहुत कुछ लिखा जाएगा, टू द पॉइंट नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए थोड़ा एक आदत डेवलप करनी चाहिए कि पहले डेवलप कर लें 3-4 लाइन, और कौन लाइन को पहले प्रोजेक्ट करना है, किसको बाद में करना है। और यूजुअली पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे मुरारी जी ने यहाँ पर प्रॉपरली ये सेट किया क्वेश्चन, ये वेयर टू लुक फॉर द रीजनिंग, where means there is a certain place where we are going to find out. So reasoning कहाँ देखेंगे, लेकिन वी आर कन्फाइंड टू अ जजमेंट। सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ ये कहना चाहते हैं हियर मुरारी जी, एक चीज और है और आप सबके लिए है कि कभी भी ये ऑब्जेक्टिव सेट जो है ना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेट करके एग्जामिनर आपको दिया हुआ होता है। आपको वो सारे पॉइंट्स डेवलप करने और उसी पॉइंट को इनहांस करना एज पर अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर द क्वेश्चन, और एज पर टाइम अलाउड या वर्ड अलाउड, 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। ड्राफ्टिंग में मैक्सिमम 3 पॉइंट सफिशिएंट। ड्राफ्टिंग वर्ड में बोल रहा हूँ, कॉन्शियसली बोल रहा हूँ बाय मिस्टेक में। सो नाउ अब आप क्या करें, वापस इस चीज को डेवलप करें। हालांकि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है, और मैं मुरारी जी को उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं कि मुरारी जी उस चीज को लिखें और सीधा सीधा किताब में कन्वर्ट हो। थैंक यू सर। Yes, sir. Yes, sir. This is important. और आप लोग के लिए ये क्लियर मैसेज है कि बिल्कुल बैलेंस, आप माने सीरियस रहे अबाउट योर राइटिंग। सी व्हाट इज इन योर कंट्रोल। मैंने अभी अभी एक एग्जांपल गॉड एंड कोविड के बारे में दिया और बोला इंटरव्यू होता है ना, जो एमबीए करते हैं या प्राइवेट में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सबसे पहले फोकस करते हैं एक ही चीज पर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर हैबिट, योर गुड पार्ट एंड बैड पार्ट। मतलब ये है कि बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन है ये कि एक इंसान अपने बारे में जितना जानता है उतना दूसरा आदमी नहीं जान सकता। आपके बारे में आपसे बेस्ट और कौन जान सकता है, टेल मी। और यदि आप अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आप अपने हैबिट के बारे में नहीं जान सकते हैं, आप अपने गुड एंड बैड पार्ट के बारे में नहीं जानते, आपको अपने बारे में सोचने का मौका नहीं है, तो आप दूसरे के बारे में क्या कमेंट करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम को।
आप बताइए क्या क्या ये मतलब साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। You have a full control on you, your own decision, your own thinking and everything. फुल ऑटोनॉमी है आपको, मतलब कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता उसको लॉफुली. And that's the only way to achieve the excellence. If we will think subject to we think on that particular point. मैं ये वर्ड हमेशा यूज करता हूँ सब्जेक्ट टू, इसलिए मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लीगल लैंग्वेज में इसका वर्ड है और ये एक कंडीशन सेट करता है. उसके बाद क्या है, एक अलग कंडीशन लगा देता है, नहीं कि उधर नहीं हमने एक पॉइंट पे फोकस करो, एक पर्टिकुलर रीजन पे फोकस करो. आपने देखा है ना घोड़े के आंख की तरफ इस तरह लगा रहता है, ना वो इधर देखे ना इधर देखे, सीधा चलता रहे. मतलब लॉ में ये कहा जाएगा कि इफ यू हैव अ राइट ऑफ सच थिंग्स सब्जेक्ट टू, लीजिए एक इधर से लगाया, ये एक इधर से लगा, प्रोवाइडेड एंड अनदर प्रोवाइडेड, मैंने नैरो करता होता हुआ, isn't it? So these are the limit condition. Unless until condition will not fulfill, you will not enter into them. This is not for you. अभी देखिए ना, everyone has to admit into the hospital, has a right to admit into the hospital, subject to he must have seriously ill. और रेलवे हॉस्पिटल के लिए सब्जेक्ट टू ही मस्ट हैव द रेलवे एम्प्लॉइज और डिपेंडेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज. अब बताइए कितना, मैंने पूरे आबादी में हॉस्पिटलाइज तो मैंने पहले सबसे सबको कर लिया, लेकिन दूसरा शब्द सब्जेक्ट टू लगाते ही बीमार है, तो अब ढूंढो कौन बीमार है. लिमिट हो गया कि जो बीमार है वही आ सकता है, और ड्यूटी पे जाने के लिए जो फिट है वही जा सकता है. और उसके आगे सब्जेक्ट टू लगा दिया, मतलब और रिफाइन कर दिया. So these are the techniques to put in words your intention clearly. आप मेरा कॉपी देखिए, शायद आपको वहां पर इस तरीके की बहुत सारी चीजें दिखेगी. तो मिनिमम वर्ड में आप कैसे एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर मैसेज दे सकते हैं. और ये इमेजिन कीजिए कि एग्जामिनर है आप, और आपके सामने अब बंच ऑफ 10 पेपर क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, और सबने लंबा लंबा लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ है, इररिलेवेंट लिखा हुआ है, रिलेवेंट लिखा हुआ है, और जस्ट 3 उस तरीके के बाद एक कॉपी ऐसी आती है कि वेल बैलेंस एक पेज में ही लिखा हुआ है, जो आप ढूंढना पहले में आपने स्ट्रगल किया और बाकी एक में आपको सब कुछ मिल रहा है धीरे धीरे. तो अब आप सोचिए कि आपकी प्लेजर स्टेटस, ब्रेन का स्टेटस क्या होगा और क्या रिवार्ड करेंगे. मीनिंग देयर भाई, if you are balanced on your writing, मैक्सिमम मार्क्स आप फेच करें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्टिमम लिख करके, इसकी प्रैक्टिस यदि हम शुरू करें तो सर्टेनली, और उस प्रैक्टिस को करने में एटलीस्ट 3 मंथ्स टाइम लगता है, और ऑफ कोर्स 9 मंथ्स टाइम दे तो अच्छा रिजल्ट आएगा. रिजल्ट तो कंफर्म आएगा. अब कौन से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ वो आप सोच लीजिए, क्योंकि ये डुअल में नहीं है, उसमें भी सब्जेक्ट लगा हूं, इट मे बी द रिजल्ट ऑफ एग्जाम success, or it may be in another terms result in your habit. I guess am I clear in today's discussion कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, and this is prerequisite for the drafting. And of course communicate किसको करना है, आप सबको. मुझे जो करना था मैंने किया. Now ball in your hole.
और सिर्फ इसी पे यदि आपने सोचना शुरू किया ना, आपके मार्क्स 20% एनहांस करेंगे, ये कहीं नहीं है। जहां आप 60 के आसपास फोकस रहते हैं ना, वहीं आप या 50 के आसपास फोकस रखते हैं, 60-70 के रेंज में आप चले जाएंगे विदाउट इम्प्रूविंग एनीथिंग, सिर्फ इम्प्रूविंग द वर्ड्स। Also, sir, 20 हाँ, to 30% minimum increase in getting success in your cases and petitions being through. एग्जैक्टली नहीं अजय जी, उसमें 100% मैं इसलिए कहता हूँ कि वेल बैलेंस पिटिशन लिखते समय लोग जो है ना पॉइंट में डाउट करते हैं, बट सर क्लियरली मैंने भी शॉर्टन है मैंने मिनिमम वर्ड यूज कर दिया, मिनिमम 22। हाँ, वो लोअर लिमिट है। हाँ Sir, can I say something? यस, नहीं एक चीज और मैं कंक्लूड करूं, क्योंकि आई एम ऑन कंक्लूजन 1। मैंने कंक्लूड किया तो पहला थिंग है, मैंने अपने बेटे के स्कूल की बातें जो बताई उसमें 3 इंग्रेडिएंट हमने रखा था। 1 इज ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग, और 1 पार्ट जो इनपुट है, दूसरा है प्रोसेसिंग जो आपके अंदर चलेगा, और तीसरा है आउटपुट जो आपके ब्रेन से निकलेगा, व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ मैसेज। एओआर एग्जामिनेशन सिस्टम में जो इनपुट है वो है क्वेश्चन। यदि आपने क्वेश्चन को एक्यूरेटली एंड करेक्टली समझा है, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। कई बार क्वेश्चन में फेंस किया होता है डिफरेंट तरीके से, और हम उसको समझने के बजाय जैसे 136 के एक फेसेट को पूछा जा रहा है, स्कोप को, लिमिट को, कंडीशन को, कुछ पूछा जा रहा है, और हमने सिर्फ पिकअप किया 136 और उसके बाद धड़ाधड़ 136 में लिखना शुरू कर दिया, अब भर दिया 4 पेज 8, क्योंकि आपको पेज भरना है। अब बाकी जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा है, अब उसकी जिम्मेवारी है, ढूंढता रहो तुम उसमें। कहने का मतलब यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द आस्क्ड क्वेश्चंस, यू आर बॉदर्ड अबाउट योर ओन रिस्पॉन्स। So first stage is ignored and second stage is emphasized। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने जो ये पॉइंट बनाया था, ये मैं वापस इसको मैं क्लोज करूं, और इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको भी मैं क्लोज करूं, इसी स्लाइड्स को, इसको भी मैं क्लोज करूं। नाउ आई विल डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर क्या करना चाहिए इस पेज में, यदि आप देखें तो पहला पॉइंट हमने लिखा था क्या, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस अंडर अटेम्प्ट। क्या जरूरत है ये वर्ड लिखने का, अंडर अटेम्प्ट? क्योंकि अंडर अटेम्प्ट लिखते ही आप उस क्वेश्चन पर फोकस होते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए फॉर दैट टाइम। अंडर अटेम्प्ट along with each and every ingredient associated with the question, focus on some high probable and targeting topics in accordance with recognized patterns, probability, material available, balance of convenience। मतलब आप उस पॉइंट पे फोकस करें जो आपके लिए इजिली अवेलेबल है, आपके समझ में आ रहा है, जिसके आने की संभावना ज्यादा है, जो आपके कन्वीनियंस को सूट करता है, वो वैसा पॉइंट आप पिकअप करें। फोकस एरिया से डिसाइड करें कि आप यहाँ फोकस करें। जैसे 136 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन की बातें मैंने कही है और कहा कि 70% यहाँ पे मार्क्स सेंटर्ड होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का वो स्पेसिफिक पार्ट है। डज दिस नॉट फॉल इनटू दिस? उससे क्या होगा कि आपको क्लू मिलेगा कि इस सब चीज को हटाओ, इसको पहले करो। मतलब आपको एक बहुत बड़े कोयले के ढेर में गोल्ड छींट दिया जाए और उसमें 1-2 डायमंड डाल दिया जाए, आप क्या निकालेंगे?
पूरा का पूरा बैग में भरना शुरू करेंगे, या यू विल पिक अप डायमंड और यू विल फाइंड आउट डायमंड एंड गोल्ड। ये सारा मैकेनिज्म यहां पर भी है। और एक एलियन और एक मंकी आकर के क्या करेगा ना, उसको इन तीनों में कोई डिफरेंस समझ में नहीं है। All set of persons are appearing into the exam, isn't it? यदि मैं ये कहूं तो कितना सही और कितना गलत होगा? संभावनाएं तो जरूर है ना, मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स एंड कंफर्मेशन नहीं है, बट संभावनाएं हैं। तो मुझे बचना चाहिए कि पूरा कौन सा एटीट्यूड अडॉप्ट करें और क्यों। तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर पार्ट। यदि इस तरह से हो रहा है तभी हम ये कह सकते हैं कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। तो फॉर दैट पर्पस आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म। ये हमने 24 सितंबर 2022 को लिखा था, डेट भी मैंने डाल दिया था, आंसर राइटिंग टेक्निक्स के नाम पे। क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशन डायनामिक्स कि कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम्बिट इन स्कोप, लिमिट, constraints, along with supported reference as provision of law, POL, leading cases, jurisprudence, rules and regulations, principles laid down, maxim and etc. respectively. तो ये थर्ड पॉइंट है, ये आपके प्रिपरेशन का पॉइंट है जो आपके लिए पहले से आप वेल ट्रेंड है। एंड फाइनली necessary and sufficient ingredients in the answer of the responding question. क्या होना चाहिए और आप क्या लिखते हैं, क्या करना है और क्या नहीं लिखना करना है। डू, ऑन, डॉट, ये करना है आपको, एंड टू द पॉइंट। ये सारी चीजें हैं, ये मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ये सारे कई सारे पॉइंट्स हमने बनाए थे, और अजय जी शेयर करने की जरूरत है क्या इसको? Yes, sir. Please share it. Sir, please do it, sir. Sir, I believe अगला सेशन इस पे, या जब हम आंसर राइटिंग पे आए तो इसको एक बार थॉरली डिस्कस करके फिर हम उस पर डालें। नहीं, मेरा ये आज के सेशन एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये है कि ये सेशन हमने इस पॉइंट पे हमने पहले डिस्कस किया और उसके बाद सर्टेन कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और कॉन्सेप्ट के बाद वापस इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो अब क्या है कि पहले में वो कुछ नहीं दिखाई देता, अब वो फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये मतलब मुझे भी एक अलग सा लग रहा है। हालांकि लिखा मैंने ही है 3 साल हो गए उसको लिखे हुए, बट मुझे भी लग रहा है कि अच्छा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, अब वो सर, भी उतने समय में। मुझे लग रहा है इसमें और बहुत सारी बात हैं जो जब आप समझाएंगे तो वो लोगों के लिए और रेलेवेंट बनेंगी। देयर आर मेनी पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किया है, फॉर विच आज वाला सेशन एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अगर आप इसी डॉक्यूमेंट पे एक थोरो सेशन ले लेंगे तो और बहुत सारी चीजें लोगों को मिलेंगी, उसके But बाद I उसको शेयर करना ठीक रहेगा। good morning, So sir. next, But sir, I believe कि आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि दिस इज ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सर किया हुआ है, बट सर फिर भी एक बार शेयर कर दें। जस्ट मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अभी का भी उसको ड्रॉप करता हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अभी का भी मैं ड्रॉप करता हूँ सो दैट। थैंक यू सर। मैंने उसको पास कर दिया है, लेकिन वो अभी थोड़ी देर में अपडेट करता है, पता नहीं क्यों, इस मशीन से क्या दिक्कत है।
बट द थिंग इज दिस कि ये मैं उस पार्ट को डिस्कस करना ही, स्टॉप प्रेजेंटिंग पहले कर लूं, मैं उस पॉइंट को डिस्कस करना नहीं चाहता जो अलग जगहों पर अवेलेबल है, बिकॉज ये कोचिंग और क्लास कोचिंग नहीं है. दिस इज द मेंटरशिप. मेंटरशिप मीन्स व्हाट कि ईच एंड एवरी पॉइंट जहां पर आपको लगे कि यहाँ मुझे लगे कि आप करेक्शन की जरूरत है या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, देन विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर. सचिन तेंदुलकर क्यों है? क्योंकि उनकी जो फोकस है, फोकस वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इतना शार्प और इतना क्लियर था और है कि उनको बॉल जो है ना फुटबॉल की तरह नजर आता है, तभी वो एक भी मिस नहीं करते. टारगेट एकदम क्लियरली और इन लार्ज दिखाई देता. दैट इज फॉर द फोकस. एंड इट कम्स थ्रू, वो कहते हैं ना शब्द इसके लिए सही होगा, ये एक तपस्या से आता है. कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑन दैट लाइन विथ कमिटमेंट एंड लव एंड अफेक्शन, जो हमने डिफाइन किया है ऑलरेडी. जब मौका मिले तब आप उसको सोचने लग जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के. ऐसा करने के बाद वो परफॉर्मेंस दिखने लग जाएगा, इस पर कोई डाउट नहीं. अब इसी शब्द के साथ हम अभी कंक्लूड कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं आप लोगों को कि प्लीज आप लोग अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कीजिए. इफ देयर एनी क्वेश्चंस देन So if I may be allowed to say something. I will attempt to answer something, please. Basically, what we are trying to do is summarize everything while answering, isn't it? It's not summarization. Mm-hmm. It is enlighten. It is, you know, मतलब वो part है कि realize of the sensitivity of this particular area. Mm-hmm. See, the realization means what? कि unless until you will not realize, you would be mechanical. This is the core difference create in your conduct. Either you are conduct mechanically or you can conduct scientifically. If you will think on that particular line, subject to you are thinking on this particular line, you have provided that you think on that particular line. If you will think sensibly on that, you have to improve yourself under this line. Mm-hmm. कि रेफरेंस आपके लिए कि एक स्टैट्यूट्स बुक है जो आप डेली पढ़ते हैं, नथिंग न्यू. स्टैट्यूट बुक्स पढ़ने का अंदाज भी आपका बदलेगा, पहला इम्पैक्ट. दूसरा इम्पैक्ट कि स्टैट्यूट्स बुक्स के लैंग्वेज को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे. जजमेंट आप पढ़ते हैं, फैक्ट कैसे रिप्रोड्यूस किया गया है उसको कैसे पिकअप करें और लिखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम होता है आपको लिखने के लिए. आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, मैसेज क्लियर कम्युनिकेट करें. और ठीक वैसे ही आप जजमेंट 10 जजमेंट ले लीजिए, 10 जजमेंट में फैक्ट और इश्यूज जो कि फर्स्ट 5 पैराग्राफ में लिखा, सिर्फ उसी चीज को आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी कैसे वर्ड को लिया गया और कैसे दो सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है. यदि मैं ये वर्ड सब्जेक्ट टू नहीं बोलूं तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे 4 सेंटेंस और डेवलप करना पड़ेगा और मैं हूं कामचोर. Sir, I would substitute, Mahesh ji, I would substitute the word summarize with precise. So this is not a summarization. This is exactly outcome. माने क्यों हमने justification regarding the exercise of last 10 session, 10 or 11. Is this 11th or 10th? I guess it is 11th. 10 सेशन में जो हमने किया और इवन 10 से पहले पीछे जितने सेशन में जो डिस्कशन किया है, उन सबको मैं कंपाइल करके ये कोशिश कर रहा हूं कि आप ये रियलाइज करें और इस पे वर्कआउट करें, तो आपके लिए भी वो मुश्किल नहीं है और इम्प्रूवमेंट के स्कोप से. क्योंकि मैं अपनी बात बतलाऊं तो मैं टाइम बिल्कुल ही नहीं देता हूं कॉपी पेन और बैठ करके फोकस नहीं, क्योंकि इतने सारे एंगेजमेंट और इतने सारे मतलब ये है कि हार्डली डेली का मैं मेजरमेंट ले तो शायद मैं 1 या 2 घंटे बैठ पाता हूँ अपने मशीन पे और अपने टेबल पे डेली बेसिस पे.
Thank you. Yes. बट Sir, it is. जिनके अपने बात, जैसे हेमराज जी की बात करूं, मैं मेघराज जी की बात करूं, मेघराज जी आपकी शादी हो गई है, वीडियो ऑन करें प्लीज। Yes, sir, but he never forget in his life. You have the forward, you have the story connected with your child's school. But the reading properly, नहीं observe, नहीं, and understand, मेघराज जी and आपको मैं after एक बात that बताऊं, response. That is the आप जैसे open, ही वॉक करते हैं कहीं भी, आपको open my सराउंडिंग mind. हमेशा These बहुत words they open my mind, sir. How to connect and observe, then response. So, great. मुझे वो क्यों याद है, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में वो मैंने ये लगा कि ये जो लिखा हुआ शब्द है ये अपने आप में एक अलग है। Great, sir. तो इस तरीके की चीजें आपको भी दिखेगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे नॉर्मल चीजें जो चल रही है, एबनॉर्मल चीजें पे ध्यान सबसे पहले जाता है। Yes. इसका दूसरा टेक्निक भी है, यदि आपको ध्यान अट्रैक्ट करना है तो कुछ अतरंगी सा करने लग जाइए। प्रोस एंड कॉन्स भी है उसके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एक चीज और मैंने रियलाइज किया है और वो मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। Oh, sir. लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बाय एनी मिस्टेक और अजय जी के साइड से वहां से मतलब उन्होंने जो गूगल ड्राइव लगा रखा है वहां पे वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था और विवेक जी ने उसको रिकॉर्ड किया था और उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। मैं विवेक जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ या आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को आप सब अपने अपने चैनल पे चलाएंगे, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन फॉर द कंसर्न एंड सिंक्रोनाइजेशन उसका जो मेन कॉपी है ना, प्लीज अजय जी वाले को आप दे दीजिएगा, तो अजय जी वहां पे अपलोड करते रहेंगे यदि ऐसा ओकेजन आया तो, सो दैट कि लोग जो यूज टू हैं उसको ढूंढने में उनको वो चीज मिसिंग नहीं आए। मैंने खुद ही वहां ढूंढा और मुझे नहीं मिला। तो मेरा विवेक जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज विवेक जी फॉर द पर्पस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आप उनको दीजिए, और नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपना चैनल शुरू करना पड़ेगा और अपने एक सेट को बैठाना पड़ेगा और बाकी सारी चीज को ब्लॉक करना पड़ेगा। दैट आई डोंट वांट, दैट आई डोंट वांट। Sir, I am technically not that sound, so I requested my nephew to help me. हाँ हाँ Initially, I tried to send the video to Ajay ji, but size it was around 1 GB. हाँ वो You होता है। can, Vivek ji, you can send it through Telegram also. Ma'am, Telegram से I did try, but टेलीग्राम से कोशिश किया था, वो टाइम ज्यादा लग रहा था। विवेक जी, ड्रॉपबॉक्स का एक सिंपल सा फ्री अकाउंट बन जाता है, या गूगल ड्राइव में भी यू कैन अपलोड दैट फाइल, और वो लिंक मेरे साथ शेयर कर देंगे तो वो डायरेक्टली मैं उसको डाउनलोड कर पाऊंगा। अब देखिए, अब मैं समझ गया, प्रॉब्लम समझ गया अजय जी, मैं प्रॉब्लम समझ गया। विवेक जी मतलब थोड़ा सा वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि जी कैसे उसको जी ट्रांसफर जी किया जाए, जी। वांट टू शेयर इट, बट एक बार कैसे भी किसी बच्चे को, मतलब जो यंगस्टर्स है ना आज के डेट में, मतलब मुझे लगता है कि 6 मंथ ओल्ड किड्स भी आज के डेट में स्मार्टर देन अस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो Sir, बच्चे very में true. भी मेरा एक रिक्वेस्ट था, ये जो डॉक्यूमेंट भी शेयर करते हैं ना, तो ये कैसे ग्रुप में शेयर होता है, फिर मिलते नहीं है जब चाहिए होता है, तो जो गूगल ड्राइव पे डालेंगे अपने ग्रुप के नाम से या सर के नाम से, तो वो एक इकट्ठा सब मिलेंगे जब चाहिए तब, तो वो भी एक बेटर रहेगा, एक ही जगह पे सारी चीजें मिलेगी। फिर वैशाली जी, वो मैं अजय आपको एक सर बात हमेशा इंश्योर करते करूं, हैं। हाँ अब वैशाली जी मैं इंश्योर करूं एक चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड मोस्ट सिंसियरली अजय जी इमीडिएटली उसको गूगल ड्राइव में डाल देते हैं। ये एक absolutely, sir. पार्ट है, और उसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि पहले वाला अलग डॉक्यूमेंट है, अभी वाला अलग डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनाइज करके रखा है, वो डिले नहीं करते और फोल्डर वाइज बना रखा है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टेबल बनाने का काम है और जो मुरारी जी ने कल्चर शुरू किया है, जो सबके लिए एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं लाइट दिखाने वाला है, आप लोग भी अपनी अपनी एक्सरसाइज करें और एक ड्राइव आप लोगों के लिए भी होना चाहिए।
क्योंकि बाकी जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं सबको चाहिए कुछ ना कुछ क्रिएट करें और कुछ ना कुछ वहां पर दें, कंट्रीब्यूट करें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, सो दैट कि वो ग्रुप में वहां लगे। उसका 2 फायदा है, मुझे वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ उसका अंडरलाइंग इंटरेस्ट ये है कि उतना करने के लिए कुछ टाइम आप डिवोट करेंगे, और जब कुछ भी वहां पर होगा तो उसके आगे इम्प्रूवमेंट ही होगा, है ना। यहाँ मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों की टेंडेंसी ग्रुप में क्रिस्टल क्लियर है, वो सिर्फ और सिर्फ ढूंढते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है ग्रुप में यदि कोई ये लिखे कि मुझे ये ड्राफ्टिंग भेज दो, वो ड्राफ्टिंग भेज दो, वो ड्राफ्टिंग, क्योंकि हमने क्रिएट करना सिखाया है, शेयर करना नहीं। मतलब वी आर डूइंग सम रिसर्च और साइंटिफिक ज्यूरिस्टिक वर्क ऑन दिस ग्रुप, और ये जो है ना आउटकम है ना, वो आउटकम इररिलेवेंट है। मेरे कहने का मतलब हम आप इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं जहां भी खड़ा हो, और इमेजिन कीजिए कि गूगल से पूरा का पूरा मटेरियल वॉश आउट एंड डिस्ट्रक्ट हो जाए, हमारे माइंड से नहीं होगा, वो तभी होगा जब अंतिम सांस हम लोग लें। हम लोग जहां भी रहेंगे ना, इन सारे चीजों को एनी टाइम रिक्रिएट कर सकते अपने तरीके से, यदि वी आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट लाइन। फिर मैंने इफ लगा करके कंडीशन लगा दिया और यदि ऐसा ना हो तो नहीं, दैट इज द फैक्ट, क्योंकि पूरी तरीके से कंफाइन कर, यदि मैं इफ ना लगाऊं तो ओपन एंडेड है, वो हमेशा के लिए ट्रूथ माना जाएगा। अब मैंने रियलाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस भी हैं, यदि आप कंडीशनली बैलेंस सेंटेंस बोलो तो एग्जैक्टली मैसेज पिकअप करते हैं। ऑल आर वेरी गुड, वेरी एक्सट्रीमली गुड टू पिक अप योर मैसेज। हम लोग को लगता है कि हमने ये एक्सप्लेन नहीं किया, वो एक्सप्लेन नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। यू मेक श्योर कि आपके मैसेज वहां गए हैं, बट सर्टेनली यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द मैसेज उन्होंने, मतलब कोर और सेंट्रल मैसेज उन्होंने पिकअप किया है। कई बार यदि नहीं किया हो तो आप उनको कन्वे कर लीजिए या ये कर लीजिए, उनकी भी लिमिटेशन है। मैं तो सोच के पागल हो जाता हूँ कि 60 जजमेंट केसेस वो एक दिन में वो कैसे समझ लेते हैं। मतलब आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वो फाइल भी नहीं देखते और आपके साथ इंटेंस डिबेट में एंटर कर जाते हैं कि इस पेज पे यहाँ है, उस पेज पे यहाँ है। हाउ इट कैन बी, हाउ टू अचीव दैट लेवल, ये मेरे लिए भी अभी मिस्ट्री बनी हुई है, बट आई एम श्योर कि मैं इसको रिजॉल्व जरूर करूंगा बहुत जल्दी। बट सर जजेस की तो उनकी अपनी रिसर्च टीम होती है ना, दे मेक नोट्स इन दैट। एनीवे आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको 100 पेज का, मैंने 1000 पेज के या 100 पेज का एक फाइल में रिसर्च टीम में 4 लाइन दे दूं, और फिर ड्यूरिंग आर्गुमेंट आप ये एंटर करें कि आप ये पैरा इस जजमेंट और इस एविडेंस में पढ़े, तो जब तक आप वो Yes, sir. पढ़े नहीं है, That is हाउ very true. कैन The judges are very well हाउ versed इट with the कैन बी। facts तो and all everything. रिसर्च टीम पे रियलाइज करना अलग बात है, दे वेंट थ्रू ऑल द थिंग्स। सर तभी तो वो उस लेवल पे बैठे हुए हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो सर नहीं एक कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इंटरेक्ट करना है उस लेवल के इंसान से, तो Yes, आपको भी sir. उनके लेवल पे जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, that's true sir. सर एक हमारे बार कंट्रोल साइकिल में चलाना हमारा आ गई एफर्ट है तो ना फिर मैम, भी भूलते हैं। हमारे कंट्रोल में तो हमारा एफर्ट है, वी कैन पुट आवर बिल्कुल बेस्ट। सी इंडियन टीम में एवरीवन कांट बी तेंदुलकर, बट टीम इज टीम, राइट। और हर टीम में यदि तेंदुलकर के ऊपर रह करके बाकी लोग अपने परफॉर्मेंस को लूज करने लगे, तब क्या होगा, टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एज बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यदि मैं कहूँ जुडिशियल पार्ट जब एक्सरसाइज होता है तो कोर्ट बैठती है, और कोर्ट में आप आर्गुमेंट करते हैं, यानी आप असिस्ट करते हैं जज को। उस असिस्टेंस में आप यदि लूजली ये कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में सोच लें कि उन्होंने पर रखा होगा, देन वी आर ऑन लूज पार्ट। तो अपने एंड पे हम कमजोर हैं और उनको हम प्रॉपर असिस्ट नहीं कर पाएंगे, बाउंडेड है। कभी गलती से हो जाए तो अलग बात है।
So everyone has to prepare to the point. The word I am using, the to the point. कि यहाँ से क्वेश्चन आने, क्योंकि वो लीगल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, उनके पास किसी भी कोर्ट के लिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, केस बाय केस और इवन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे. So that's the thing. और प्लीज. Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग. सर मुझे एक याद आ रहा है एक्चुअली, एक 6 months और क्वार्टरली और हाफ ईयरली एक कॉन्फ्रेंस टाइप, गेट टुगेदर टाइप अपन पूरे ग्रुप मेंबर्स को एक बनाया, तो दिल्ली में, नहीं तो अब करना चाहते हैं ये आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. प्लीज डू अरेंज, डू ऑल द नीडफुल, ask help from group members. Definitely, I am sir. ready to participate into them, even in the organization if I can. At Supreme Court Library. Yes, sir. Any place sir desires actually. हाँ, वो चुन लीजिए, बुला लीजिए. Better to have that Supreme Court only. That was on a lighter note. मैं इसलिए ये कहता, जनरली सर वहीं पाए जाते हैं. सही है, सर को मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है. मैं 2-3 बार ट्राई करा है सुप्रीम दिल्ली आने के बाद. सर को एक बार मिलेंगे पर्सनली, बिकॉज़ वी आर ऑल सीइंग वाचिंग. मैं मेघराज जी से पूछना चाहता हूँ. मेघराज जी प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए. यस सर. मुझसे मिलना कितना मुश्किल है? डेली सर. मुरारी जी. यस सर. कितना मुश्किल है मुझसे मिलना? मुश्किल नहीं है. श्वेता जी मुश्किल है? मुश्किल नहीं है सर. सर अभी पता चल गया सर, लाइब्रेरी में रहता बोल के. नहीं, आई वाज नॉट एन. अभी देखो नहीं, अभी तो फिर से अभी भी मैं यहाँ से निकलूंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा. ऋतु वहाँ एडमिटेड है. मेरा तो दिन रात की ड्यूटी अभी हॉस्पिटल की लगी हुई है पिछले 1 महीने से, मतलब है. और इस साल की शुरुआत ही हमारी हॉस्पिटल से हुई. He is improving, sir. Improving. Not much improving. It's static. So examination is going on. ओके. कल भी सीटी स्कैन, मैंने कल 4 बजे सुबह में मैं जाकर के यहाँ से सीटी स्कैन का टाइम मिला हुआ था, सीटी स्कैन कराया, फिर हॉस्पिटल में छोड़ा उसको. 12 बज के दिन. और उसके बाद फिर कोर्ट में जाकर के मैंने मेडिएशन किया, क्योंकि मेडिएशन था मेरा 1 बजे से शेड्यूल. और मेडिएशन भी ऐसा इंटरेस्टिंग मेडिएशन कि दोनों पार्टी तमिलनाडु से, दे डजंट नो हिंदी. और 400 करोड़ की जमीन, तीनों फैमिली मेंबर आपस में हेराफेरी कर रखा है और एक दूसरे पे केस कर रखा है. 3 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में है, तीनों टैग्ड. और एक मीडिएटर पहले अपॉइंट किया हुआ था. मीडिएटर ने बोला कि मैं नहीं कर रही. दोनों ने रिक्वेस्ट किया इस मीडिएटर को बदलो. तो ऑन रिक्वेस्ट स्पेशल मीडिएटर आई वाज अपॉइंटेड ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर. Sir, our prayers for early recovery to your madam. हाँ. सो कल का जो मेडिएशन था वो भी मतलब 4 घंटे का था. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो रिगरस मेडिएशन भी 4 घंटे किया मैंने. उसके बाद भी कल सुबह 4 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक एकदम 1 सेकंड टाइम नहीं रहा. भाग दौड़. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कुर्सी बैठी हो और टेबल पर बैठा हो और कुछ ठंडे दिमाग से अकेले में सोचता होगा, ऐसा नहीं. Rajiv sir, in the morning में आप. Rajiv sir, interruption. In case you require Tamil assistance, I am available. I can support you, sir. The AOR associated with that case, he was also from Tamil. Because these people they know only Tamil and other language they are very. They hardly. इतनी टूटी फूटी इंग्लिश तो आती है कि मैं कम्युनिकेट कनेक्ट कर लूं. मतलब कम्युनिकेट करने में मुझे थोड़ा वो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं You can note my number, sir, and you can link में डाल दोगे तो हो जाएगा, sir. Yes, sir. I'll be assisting you in all possible ways, sir.
and always मतलब ये available है to कि you. लास्ट 4 या 5 मंथ सितंबर एंड ऑनवर्ड्स मैं फोकस नहीं कर पाया हूँ ठीक से। क्वेश्चन ये है। तो ये We है all will be with टाइम you, sir, because नहीं, you are doing a great job. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड एग्जामिनेशन है जो बिना सिलेबस के हैं और कभी भी आते हैं बिना शेड्यूल किए हुए, उस एग्जाम के लिए भी आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना है। यस सर। व्हाट आई एम लर्निंग, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये भी सीख रहा हूँ कि हाउ टू सिंक्रोनाइज विद इट सर। तो वो एक पार्ट है। और एग्जामिनेशन जो होता है ना आपका, वो स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन मई और जून में होती है, जो जबकि गर्मी अपने पीक पॉइंट पे होता है। अभी भले ही अजय जी कम्बल ओढ़ करके बैठे हो ठंड में, लेकिन याद करें वो दिन, शायद वो अभी याद नहीं आएगा, रियलाइज नहीं होगा। उस समय ऐसा लगता है कि क्या डिहाइड्रेशन होगा, तबीयत खराब होगी कि क्या होगा। एक कदम निकलना मुश्किल होता है, उसमें वो एग्जाम होते हैं। तो उस समय लास्ट मोमेंट के लिए यदि आप कुछ भी छोड़ेंगे ना, बहुत मुश्किल है। ये एक प्रोसेस है जो हल्का फुल्का कंसिस्टेंसी 9 मंथ्स तक 2 घंटे की भी सही होनी चाहिए। 1 घंटे की भी कंसिस्टेंसी हो, यदि आप 9 मंथ स्टैंडर्ड पीरियड में पिकअप करने लगे हो यहाँ पे, बिकॉज कॉपी इवैल्यूएशन में 9 मंथ लगता है, तो वो मैसेज देते हैं कि भैया इतना प्रिपरेशन में भी लगाओ। सो प्रिपरेशन में भी उतनी जरूरी है। सब बहुत प्रेशर होता है, मतलब चाहे कितना भी पढ़े, लेकिन मतलब जब मैं पेपर देने जा रही थी तो मतलब लास्ट मोमेंट तक ऐसा था कि आई शुड ड्रॉ। मतलब एक वो था कि आपकी क्लासेस की थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन अदरवाइज तो मतलब मेरा ये था कि शायद आई मे ड्रॉप। लेकिन प्रेशर जो होता है एग्जाम का वो बहुत ज्यादा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सोचो 1-2 दिन में आप रिवाइज कर लो। वो एक जो कहते हैं कंटिन्यूअस स्टडीज, डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड। और दूसरी बात ये है कि उस समय का जो सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट होता है वो सपोर्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। एक्सट्रीम हॉट, ट्रेवलिंग दिस प्लेस टू दैट प्लेस, सो मेनी एंजाइटी। मतलब मैं इतना सारा कुछ कर पाता हूँ सिर्फ एक ही चीज के लिए कि मैं रियलाइज करता हूँ कि ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स की क्या बीतती है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिखा एंड आपको सरप्राइजेस नहीं मिले, आप कंफर्ट फील कर रहे हो, लेकिन कई बार जब कुछ समझ में ही नहीं आए, वो सिचुएशन क्या होगी। मैं उस वर्स्ट सिचुएशन को मेजर करके आप लोगों को कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। मैं याद करता हूँ कि मुझे उस समय कैसे रिएक्ट करना पड़ा था और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। So that I am trying to visualize and trying to resolve. So ultimately the request is please do something. Do consistent. थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग सर। मुरारी जी, आई एम सॉरी कि हमने उतनी सारी चीज। Thank you, sir. And Thank you, sir. ultimately I want to say it is above the standard. Whatever you written, above the standard. But what is my objective is the extreme excellence and unique. Thank you, sir. And you have a potential to achieve it. You have a I was potential. delighted to be enlightened, sir. और बहुत जल्दी आप जो है ना, बहुत जल्दी मतलब अचीव करने जा रहे हैं। Great, sir. And मुझे तो लगता है कि आपके साथ में बैठूं अकेले। Thank you, sir, and I pray for a speedy recovery of your family member. Yes, sir. Yes, sir. We all pray for the speedy recovery, sir. That in spite of. Thank you, sir. Thank you. So all these things you are doing a great job, sir. Thank you, sir. And like great. इतना सर, अजय जी एक बार वो लिंक शेयर करेंगे क्या आप, तो अगली बार से फिर वी कैन स्टोरेज। कौन सा लिंक मैम? जो आप गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं, वैशाली मैम जो लिंक भेजते हैं ना सर, उसी में नीचे अजय जी ने एक और लिंक भेजा हुआ जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस का है। वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी है मैम, आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ यूट्यूब लिंक्स भी हैं और गूगल ड्राइव लिंक्स भी हैं, लास्ट ईयर वाले भी और इस ईयर वाले भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी।
Thank you so much, Murari. Ajay ji is doing a great job. It Thank was you, all Murari thankful to sir. Ajay ji. Yes, sir. Murari ji is doing even a greater one. Murari जी मुरारी सर तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर आ गए। मुरारी जी एक सजेशन और था मेरा, आप उसको जो इंडेंटेशन होता है एक जस्टिफाइड करके आता है जो एंड टू एंड कवर कर लेता है जनरली, अच्छा वो करेंगे तो डॉक्यूमेंट और सुंदर लगेगा। मैं सीखूंगा मैं। कंट्रोल जे, दो बटन दबाने, कंट्रोल एंड जे। अच्छा ठीक है ओके। सारा सिलेक्ट करके अजय सर को क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं, ज्यादातर कंप्यूटर पे। Yes. Even I'm not very much well aware of all these digital things. जब आप सारा बना लें, सिलेक्ट ऑल वो कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल जे दबा देना, वो सुंदर बन जाएगा। उससे क्या होता है अजय जी, उससे क्या होता है? जस्टिफाई डॉक्यूमेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आप देखेंगे उसका लेआउट फॉर्मेट। ये एक कॉन्फ्रेंस लगाएंगे अजय जी, एक अच्छा अपन सब लोगों को एक बार मिलके their experiences, their preparation and सिंपल चीजें हैं। That will be very useful. आप करिए। yes sir, physical one to सर one से meeting। रिक्वेस्ट करते हैं, सर और भी अच्छी टेक्निक्स बताएंगे। वही मैं कह रही हूँ, अजय सर को क्लासेस लेनी चाहिए। You should come to Supreme Court, sir. जल्दी आएंगे। रिजल्ट डिक्लेयर करवा दो दिल्ली वालों। हम वहीं मिलेंगे। हमने तो 4 घंटे तो दिलवाई दिए थे, रिजल्ट अब देखो कब देते हैं सुप्रीम कोर्ट। मुरारी जी पहले आप स्टार्ट कर दो इस पे। हाँ, मुरारी सर ने तो छुट्टियां भी करवा दी, दिलवा दी, घंटा छोड़ो, मुरारी जी ने दिन दिलवा दिए। मुरारी सर ने एप्लीकेशन की वजह से AOR में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मैंने 6 दिन मांगे थे हर एक पेपर में, 2 दिन, उन्होंने 2 ही दिन दिए। चलिए इतना ही काफी है। So that was more than enough.